एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका। आज हम कर रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम कवर करेंगे इनपुट आउटपुट मॉडल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का। इस पर्टिकुलर टॉपिक को आज हम कंप्लीट करेंगे। ऑलरेडी हम 2 क्लासेस जो है वो कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने सेट थ्योरी जो है वो कवर की थी, प्लस हमने एलपीपी। ऑलरेडी मैंने ये जो पर्टिकुलर क्लासेस है वो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स या इकोनोमेट्रिक्स की आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जो है वो ऐड कर दी है। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन विद इनपुट आउटपुट मॉडल, दैट इज ओपन एंड क्लोज्ड। दोनों मॉडल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट की, तो ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट में सबसे पहले इनपुट आउटपुट मॉडल के बारे में या फर्स्ट जो कंसेप्शुलाइज किया था एज ए टैबुलर इकोनॉमी, वो किसने किया था? फ्रैंकोइस क्विज़ने ने किया था 18th सेंचुरी में। क्रोनोलॉजी से यहाँ पे क्वेश्चन आया है, इसी पर्टिकुलर क्लास से क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन आया था। फिर 1951 में फर्दर इसको डेवलप किया था वेलेस्ली डब्ल्यू लियोन्टिफ ने इन अ स्ट्रक्चर ऑफ अमेरिकन इकोनॉमी। क्या पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है ये इनपुट आउटपुट मॉडल? ये कॉन्सेप्ट एनालाइज करता है कि कैसे एक इंडस्ट्री यूज करती है आउटपुट ऑफ अदर इंडस्ट्रीज एज अ इनपुट इन इट्स प्रोडक्शन। किसी दूसरी कंपनी का, जैसे मान लो ए है, उसका इनपुट या इसका आउटपुट, ए पर्टिकुलर इंडस्ट्री का आउटपुट कैसे एक बी इंडस्ट्री यूज कर रही है एज ए इनपुट, ठीक है, उसके बारे में एनालाइज करना है। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में ये स्टडी करता है कि हाउ द आउटपुट ऑफ वन इंडस्ट्री इज यूटिलाइज्ड बाय अदर इंडस्ट्रीज, और ये हाईलाइट करता है कि कैसे इंडस्ट्रीज जो है एक इकोनॉमी में क्या है, आपस में इंटरडिपेंडेंट है। की आइडिया क्या है इस पर्टिकुलर मॉडल का? ये शो करता है एक म्यूचुअल रिलेशनशिप अमंग इंडस्ट्रीज डिटरमाइंड हाउ द इकोनॉमी रीचेस इक्विलिब्रियम, कि कैसे एक इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम पे रीच करती है। थ्योरेटिकल बेसिस की अगर हम बात करें तो ये पार्ट है किसका? जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस का। और फर्दर अगर इसके सक्सेसर वर्क देखें कि बाद में इस पे और किस किस ने काम किया, तो अल्फ्रेड मार्शल ने भी काम किया है, लियोन वॉलरस ने भी काम किया है, और एरो डेब्रू ने भी इस पे काम किया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि ये पर्टिकुलर थ्योरी है और इससे कौन कौन से इकोनॉमिक्स रिलेटेड हैं, तो आपको नाम पता होने चाहिए। अल्फ्रेड मार्शल है, वॉलरस है, डेब्रू है, लियोन्टिफ तो है ही, और सबसे पहले कौन थे? फ्रैंकोइस क्विज़ने थे। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड इनपुट वर्सेस क्लोज्ड इनपुट आउटपुट मॉडल। क्या डिफरेंस है ओपन मॉडल में एक और एक क्लोज्ड मॉडल में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहले अगर हम ओपन मॉडल की बात करें, तो ओपन मॉडल का मतलब होता है कि जो डिमांड है इंडस्ट्री की, वो डिमांड जो है वो एक्सोजीनियस होगी। एक्सोजीनियस मतलब मॉडल के बाहर ही डिटरमाइन हो जाएगी कि इतनी फाइनल डिमांड है। लेकिन क्लोज मॉडल की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो आपकी फाइनल डिमांड है वो एंडोजीनियस होगी, मतलब ये जो डिटरमाइन होगी वो विद इन द मॉडल होगी फाइनल डिमांड। ठीक है, अगर आपको ये पर्टिकुलर नोट्स चाहिए तो ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे लिंक शेयर कर दिया है, जहां पे आपको पेड नोट्स जो है वो अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ हाउस होल्ड, अदरवाइज आप जो है यहाँ से भी ले लो, जो भी नोट्स हैं आप यहाँ क्लास में ही खुद अपने नोट्स बना लो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप वो पेड नोट्स ज्वाइन करो मत करो, डजंट मैटर, कोई प्रमोशन तो है नहीं। बट हाँ, बहुत सारे मैसेजेस और मेल आए हैं, बहुत बार आए हैं कि मैम आप शेयर कर दो, हम पेमेंट कर देंगे। सिर्फ ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो, सारी क्लासेस आपकी फ्रीली ही अवेलेबल है जो मैं यूट्यूब पे करवा रही हूँ, तो उस चीज की टेंशन मत लेना। बस नोट्स जो है उसको बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है, टाइम लगता है, और फ्री की चीज की वैल्यू नहीं होती, इसलिए बस मैंने उसे पेड किया, अदरवाइज और कोई मोटिव है नहीं उस चीज का। मैं कभी भी पेड को प्रमोट ही नहीं करती कि मैं क्लास में आके 10 मिनट तक आपको यही बताती रहूं कि पेड ले लो पेड ले लो पेड ले लो। पढ़ने आते हो सिर्फ पढ़ के जाओ, और इससे एक्स्ट्रा आपको जो भी कोई भी डाउट है, कुछ भी है, आप मेल कर सकते हो, मैं मेल पे भी रिप्लाई कर देती हूँ, इंस्टाग्राम पे भी रिप्लाई कर देती हूँ, और यूट्यूब के इवन कमेंट में हर कमेंट का मैं रिप्लाई कर देती हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ एक्सक्लूसिव है कि भाई मुझसे बात करने के लिए तुम्हें पेमेंट करनी पड़ेगी, नहीं नहीं, कुछ नहीं है ऐसा। ट्रीटमेंट ऑफ हाउस होल्ड्स, ओपन मॉडल में ट्रीट किया जाता है हाउस होल्ड को एज ए एक्सटर्नल सेक्टर। उनकी जो इनकम है, उनका जो कंजम्पशन है, ये पार्ट नहीं होते, जो सिस्टम की इक्वेशन बनती है उसका पार्ट नहीं बनते ओपन मॉडल में। लेकिन क्लोज मॉडल में ट्रीटेड किया जाता है हाउस होल्ड को एज वन ऑफ द इंडस्ट्री ही ट्रीट किया जाता है, और जो हाउस होल्ड की कंजम्पशन है और इनकम है उसको इंक्लूड किया जाता है किसमें? सिस्टम में। ठीक है, फोकस की अगर हम बात करें तो ये मेजर करता है हाउ चेंज इन फाइनल डिमांड इफेक्ट आउटपुट लेवल, कि कैसे चेंज जो आ रहा है फाइनल डिमांड में वो इफेक्ट करता है आपके आउटपुट लेवल को। जबकि आपका जो क्लोज मॉडल है वो मेजर करता है कंप्लीट सर्कुलर फ्लो ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूडिंग द हाउस होल्ड। ध्यान रखना कि क्लोज मॉडल में हाउस होल्ड इंक्लूडेड है, ओपन मॉडल में नहीं है, सिंपल सी बात है। ओपन मॉडल है, हाउस होल्ड इंक्लूड नहीं है। इस पर्टिकुलर मॉडल को यूज किया जाता है शॉर्ट रन एनालिसिस के लिए, जहां पे फाइनल डिमांड आपकी फिक्स्ड है, क्योंकि फाइनल डिमांड
डिमांड डिटरमाइन हो रही है आउटसाइड द मॉडल, पहले से ही डिटरमाइन हो रही है, जबकि क्लोज मॉडल जो है वो यूजफुल है लॉन्ग रन एनालिसिस के लिए और ये स्टडी करता है इंटर रिलेशन इंक्लूडिंग द हाउसहोल्ड सेक्टर को इंक्लूड करके। अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो रिलेटिवली सिंपलर है टू कंप्यूट, ओपन मॉडल सिंपल है और आपका क्लोज मॉडल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा इक्वेशन बनानी पड़ेगी हाउस होल्ड सेक्टर के लिए। एग्जांपल की बात करें तो ओपन मॉडल में चेंज इन एक्सपोर्ट डिमांडिंग इफेक्ट इंडस्ट्रियल आउटपुट, अगर हमारे एक्सपोर्ट के डिमांड में चेंज आई तो ये इफेक्ट करेगी हमारे इंडस्ट्रियल आउटपुट को। और क्लोज मॉडल स्टडी करता है फुल इकोनॉमी वाइड प्रोडक्शन इंक्लूडिंग लेबर, इनकम, कंजम्पशन, फीडबैक लूप, सब कुछ इंक्लूड करके, तो ये स्टडी करता है फुल इकोनॉमी की। ठीक है, आई होप आपको ये डिफरेंस जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर हम वही बात करें फीचर्स ऑफ इनपुट आउटपुट एनालिसिस की कि क्या क्या फीचर्स हैं, तो सबसे पहला जो फीचर है प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी फोकस, डील एक्सक्लूसिवली विद द प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी। ये पर्टिकुलर मॉडल जो है वो एक्सक्लूसिवली किससे डील करता है, प्रोडक्शन एस्पेक्ट से और टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट से। ठीक है, ये एज्यूम करता है क्वांटिटीज ऑफ रिसोर्सेज एंड स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है, कांस्टेंट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्या इस यहाँ पे रिसोर्सेज फिक्स्ड है या टेक्नोलॉजी फिक्स्ड है, तो बिल्कुल फिक्स है। दूसरा अगर हम फीचर करें प्रोडक्शन साइड एम्फेसिस, तो ये कंसंट्रेट करता है मेनली किस पे, प्रोडक्शन साइड पे, और स्ट्रॉन्गली सपोर्ट करता है एक एम्पेरिकल डाटा बेस्ड एनालिसिस, पर्टिकुलरली डाटा का एनालाइज किया करके ही ये पर्टिकुलर मॉडल जो है वो बनाया गया है। ठीक है, तो एम्पेरिकल स्टडी हम कह सकते हैं और कंसंट्रेट करता है मेनली किस पे, प्रोडक्शन साइड ऑफ द इकोनॉमी पे। वहीं अगर हम बात करें जर्नल इक्विलिब्रियम लिंक की, तो रिलेट करता है टू द जर्नल इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट, मतलब एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन एवरीथिंग एल्स, हर एक चीज डिपेंड है, इंटरडिपेंडेंस की ही बात की गई है ना, तो वही बात है। हाईलाइट द इंटरडिपेंडेंस अमंग द इंडस्ट्रीज, अच्छा यहाँ है, हाईलाइट द इंटरडिपेंडेंस अमंग इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स, की इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स आपस में क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। जर्नल इक्विलिब्रियम एक कॉन्सेप्ट है ये। अब हम बात करते हैं assumptions ऑफ इनपुट आउटपुट एनालिसिस की, क्या क्या assumptions आपकी हैं इनपुट आउटपुट एनालिसिस की। सबसे पहली assumption क्या है, होमोजेनियस आउटपुट है, नो ज्वाइंट प्रोडक्शन है। ज्वाइंट प्रोडक्शन यहाँ पे नहीं हो रही है, मतलब हर एक इंडस्ट्री जो प्रोड्यूस करेगी वो सिर्फ करेगी एक टाइप ऑफ होमोजेनियस आउटपुट। कोई भी इंडस्ट्री प्रोड्यूस करिए मल्टीपल आउटपुट ज्वाइंटली, कोई भी इंडस्ट्री जो है वो मल्टीपल आउटपुट ज्वाइंटली प्रोड्यूस नहीं कर रही है। इफ ज्वाइंट प्रोडक्शन एग्जिस्ट आउटपुट्स आर इन फिक्स प्रोपोर्शन, अगर ज्वाइंट प्रोडक्शन एग्जिस्ट भी करता है तो आउटपुट जो है वो किसमें होंगे, फिक्स प्रोपोर्शन में। सबसे बेसिक ये जो मेन डेफिनेशन है ना, ये जो हेडिंग है ये इसको ध्यान रखना कि होमोजेनियस आउटपुट है और नो ज्वाइंट प्रोडक्शन है। दूसरा क्या है यहाँ पे लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन है, जो क्या एज्यूम करता है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन है तो एज्यूम करता है क्या, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। दूसरा क्या है, फिक्स्ड इनपुट प्रोपोर्शन, पर यूनिट की जो इनपुट की रिक्वायरमेंट है हर एक सेक्टर की वो क्या है, फिक्स्ड है और क्या है, कांस्टेंट है। नो सब्स्टिट्यूशन बिटवीन द इनपुट्स, इनपुट्स के बीच में कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, फिक्स्ड इनपुट प्रोडक्शन है, प्रोपोर्शन है। तो फोर्थ आपकी क्या है, फोर्थ है आपकी एक्सोजीनियस फाइनल डिमांड, जो हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। जो फाइनल डिमांड है आउटपुट की वो डिटरमाइन होगी आउटसाइड द मॉडल, मॉडल के बाहर ही। प्राइमरी जो आपकी फैक्टर सप्लाई है लेबर की वो कांस्टेंट होगी। व्हेन बोथ फाइनल डिमांड एंड प्राइमरी फैक्टर्स एंडोजीनियस होंगे तो मॉडल क्या बनेगा, एक क्लोज्ड मॉडल रहेगा। ठीक है, क्लोज्ड मॉडल होगा। फ्लो मॉडल स्टैटिक मॉडल है ये, यहाँ पे अजम्पशन ली गई है कि जितने भी वेरिएबल्स हैं वो रिलेट करेंगे टू द सेम टाइम पीरियड, सेम टी टाइम पीरियड से ही सारे वेरिएबल्स जो हैं वो बिलोंग करेंगे। एक्सोजीनियसली आपकी फाइनल डिमांड होगी, फिक्स्ड इनपुट प्रोपोर्शन होगा, मतलब कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन है, मतलब कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है, और होमोजेनियस आउटपुट है, नो ज्वाइंट प्रोडक्शन है। ये अजम्पशन है किसकी, इनपुट आउटपुट एनालिसिस की। और वही नो एक्सटर्नलिटीज और परफेक्ट कंपटीशन है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है। ठीक है, कुछ अजम्पशंस है, ये ध्यान रखना, डायरेक्टली क्वेश्चन जो है वो यहाँ से आता है। अब अगर हम मॉडल के स्ट्रक्चर की बात करें इस पर्टिकुलर मॉडल की, तो सपोज करो हमारे पास n इंडस्ट्रीज है और यहाँ पे हमने एग्जांपल ले लिया कि हमारे पास 4 इंडस्ट्रीज है, x1 है, x2 है, x3 है और x4 है। xij का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आउटपुट ऑफ इंडस्ट्री i, जो इंडस्ट्री i का जो आउटपुट है वो एज ए इनपुट यूज होगा बाय इंडस्ट्री j। इंडस्ट्री जे उसको एज ए इनपुट यूज करेगी, जो भी आउटपुट होगा आई इंडस्ट्री का। ठीक है, एफ आई का मतलब क्या है, फाइनल डिमांड फॉर सेक्टर आई। एल आई का मतलब क्या है, प्राइमरी फैक्टर इनपुट लेबर जो आपने डाला है आई सेक्टर में। ठीक है, टोटल आउटपुट एक्स आई क्या होगा, सम ऑफ इंटरमीडिएट डिमांड जो आपके इनपुट्स हैं अदर सेक्टर्स की प्लस आपकी फाइनल डिमांड। अभी एग्जांपल से भी समझाऊंगी तो ये समझना मत कि बस थ्योरी समझा के छोड़ दिया, नहीं, सम ऑफ इंटरमीडिएट डिमांड जो इनपुट हम देंगे दूसरे सेक्टर्स को। ठीक है, ये इसने आउटपुट बनाया और इनपुट दिया किसको, जे को, तो ये सारे इनपुट्स हम ऐड करेंगे प्लस जो इसकी खुद की फाइनल डिमांड मार्केट में होगी उसको ऐड करेंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि टोटल आउटपुट आपका कितना है, एक्स आई। ठीक है, नाउ मैथमेटिकली हम क्या देखेंगे,
कैसे हम ऐड करेंगे x11, x21, x31, x41 और फाइनल डिमांड, जो मैंने अभी थ्योरी में बताया। अब देखो इस साइड हमारी चल रही है ये सप्लाइंग इंडस्ट्री है, x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, ये आपकी फाइनल डिमांड है 50, 60, 40 और 30। और टोटल आउटपुट जो है वो कैसे बनेगा, देखो इस साइड है आपकी डिमांडिंग इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री आपकी क्या कर रही है, डिमांड कर रही है, ये आपका टोटल लेबर है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जैसे मान लो कि आपका जो सेक्टर x1 है, इसने बताया कि वो टोटल कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, ये 76 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। अब जो ये सप्लाई हुई, देखो 10 इसने प्रोड्यूस किया और x1 ने x को ही सप्लाई कर दिया, ठीक है, तो 10 तो ये हो गया। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, 7 इन्होंने किसको सप्लाई किया, इनका जो आउटपुट है वो किसको सप्लाई किया, इनका जो आउटपुट है वो एज ए इनपुट दूसरी इंडस्ट्री ने यूज किया, तो दूसरा कितना हो गया आपका 7। फिर इन्होंने x3 को कितना दिया, 5 दिया, x4 को कितना दिया, 4 दिया, तो टोटल कितना हो गया 26, प्लस इनकी खुद की फाइनल डिमांड कितनी है प्लस 50, तो टोटल आउटपुट की जो फाइनल डिमांड आई वो मार्केट में कितनी आई, 76 आई। ऐसे ही हम x2 की निकालेंगे, ऐसे ही हम x3 की निकालेंगे, ठीक है, वैसे ही वही 5 तो खुद की, फिर 12, फिर 6, फिर 5 और प्लस 60 कितना हो गया 88, ऐसे ही प्लस फाइनल डिमांड खुद की, तो टोटल आउटपुट की आपकी कितनी डिमांड आ गई, 76 यूनिट्स की जो है वो डिमांड आ गई। ऐसे ही आप बाकी सबकी x2, x3 और x4 की भी टोटल आउटपुट की जो डिमांड है वो कैलकुलेट कर सकते हो। ध्यान रखना अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो आपको कैसे सॉल्व करना है, यही निकालने को कहेंगे कि टोटल आउटपुट आपका कितना होगा, और ऐसे क्वेश्चन आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अब आ सकते हैं, ठीक है। नाउ अब हमने क्या देखा इनपुट आउटपुट एनालिसिस से, ये क्या शो करता है, हाउ अ चेंज इन वन सेक्टर डिमांड अफेक्ट्स द अदर, कि अगर एक सेक्टर की डिमांड में चेंज आ जाए तो ये बाकी सेक्टर्स को कैसे इफेक्ट डालेगी। हेल्प करता है इन प्लानिंग प्रोडक्शन, रिसोर्स हमें कैसे एलोकेट करना है, और अंडरस्टैंड करता है कि मल्टीप्लायर इफेक्ट आपका कितना होगा। यूजफुल किस लिए है, पॉलिसी एनालिसिस में। एग्जाम्पल प्रेडिक्टिंग इम्पैक्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, मुझे पता है कि मेरे इनपुट जो है, जो मैं आउटपुट प्रोड्यूस कर रही हूँ वो एज अ इनपुट कितनी इंडस्ट्रीज में कितना यूज हो रहा है। जैसे स्टील ही है, मान लो स्टील किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री का आउटपुट है, लेकिन बाकी इंडस्ट्रीज एज ए इनपुट एज ए रॉ मटेरियल इसको यूज करती है, तो मुझे ये पता चलता है ना कि मेरे को कितनी डिमांड आने वाली है, उस हिसाब से मुझे कितना इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है वो इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। तो यही चीजें जो है वो आपकी बताती है कि हम किस तरीके से जो है वो प्रोडक्शन जो है वो कर पाएंगे, किस तरीके से हमारी प्रोडक्शन हो पाएगी, किस तरीके से इंपैक्ट आएगा पूरी इकोनॉमी में, ठीक है। देखो आगे आगे, यस, इनपुट आउटपुट एनालिसिस द मॉडल, टेक्निकल कॉफिशिएंट यहाँ पे क्या होगा, इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका जो है वो क्वेश्चन आता है, ठीक है। नाउ यस, सबसे पहले क्या माना है, कांस्टेंट इनपुट प्रोपोर्शन, कि आपके इनपुट का प्रोपोर्शन कितना है, कांस्टेंट है। एज्यूम करो द प्रोपोर्शन ऑफ jth इंडस्ट्री डिमांड फॉर ith इंडस्ट्री आउटपुट टू इट्स टोटल आउटपुट क्या है, कांस्टेंट है। तो हम जो कैलकुलेट करेंगे इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट a, i और j का इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट या फिर टेक्नोलॉजिकल कोफिशिएंट, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हम कैलकुलेट करेंगे xij अपॉन xj, ठीक है। टोटल आउटपुट jth इंडस्ट्री का प्लस जो आउटपुट है ith इंडस्ट्री का जो यूज कर रही है jth इंडस्ट्री, ठीक है, डिवाइड करेंगे उससे, ij होगा यहाँ पे, ये एरर होगी शायद, टाइपिंग एरर होगी। तो aij मतलब इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट या टेक्निकल कोफिशिएंट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, क्वेश्चन में गिवन होगा, और क्वेश्चन में ये गिवन होगा कि आउटपुट ऑफ ith इंडस्ट्री यूज बाय jth इंडस्ट्री इतना है, मान लो वो कितना है 500, टोटल आउटपुट jth इंडस्ट्री का कितना है, मान लो है 1000, तो कितना इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट रहा, तो कितना इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट रहा 1/2, 0.5 इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट रहा, ये टेक्निकल कोफिशिएंट जो है वो आपका रहा। एग्जांपल से समझा रही हूँ, ऐसे लिटरली मत लेना इसको, लिटरल सेंस में नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन जो है यहाँ से आ सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, इस फॉर्मूले का ध्यान रखेंगे, ठीक है। मीनिंग ऑफ aij, हमें पता है aij का मतलब क्या है, aij का मतलब है इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट या फिर टेक्निकल कोफिशिएंट। फिजिकल यूनिट के केस में यूनिट ऑफ आउटपुट फ्रॉम ith इंडस्ट्री, ith industry, unit of output from ith industry needed to produce 1 unit of output in jth industry, कि इसका जो आउटपुट है वो एज ए इनपुट किसमें यूज हो रहा है, jth इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, तो कितना कितना हमें जरूरत है, एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितनी ith
यूनिट ऑफ आउटपुट की जरूरत है ith इंडस्ट्री से, ठीक है। ये फिजिकल यूनिट के केस में है। मनी यूनिट के केस में या मॉनेटरी टर्म्स में क्या कह सकते हैं कि मॉनेटरी वर्थ ऑफ आउटपुट फ्रॉम ith इंडस्ट्री required to produce one currency unit worth of output in jth industry। इसको मनी में भी ले सकते हैं, इसको फिजिकल यूनिट के केस में भी समझ सकते हैं AIJ को, ठीक है। रेस्ट्रिक्शंस क्या है AIJ पे? सबसे पहली चीज, जो I है वो J के बराबर नहीं होगा, सिंपल सी बात है। AIJ जो आप कैलकुलेट करोगे वो क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। मतलब इनपुट्स आपके नॉन नेगेटिव होंगे बिटवीन इंडस्ट्रीज, नेगेटिव नहीं हो सकते ना, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। I इज इक्वल टू J होगा आपका, और AIJ आपका किसके बीच में लाई करेगा? 0 to 1 के बीच में लाई करेगा। An industry on input requirement for producing one unit must be less than 1 unit of its own input। एक यूनिट से कम। ऐसा तो नहीं है कि टोटल प्रोड्यूस किया और वो टोटल नहीं, लेस देन 1 यूनिट होना चाहिए। एक इंडस्ट्री की खुद की इनपुट की रिक्वायरमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट मस्ट बी लेस देन 1। एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए ऐसा तो नहीं है कि सारा का सारा यूनिट आपने इनपुट आपने दूसरे से ही ले लिया, नहीं, एक से तो कम से कम होना चाहिए, वही बात है। तो ये कंडीशंस जो है ना वो ध्यान रखना है, ये कंडीशंस। और AIJ इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि jth इंडस्ट्री डज नॉट यूज एनी इनपुट फ्रॉम ith इंडस्ट्री। अगर ये लिख दिया जाए कि AIJ आपका 0 है, इसका मतलब ये है कि jth इंडस्ट्री ने ith इंडस्ट्री के किसी भी इनपुट को यूज नहीं किया है, जीरो इनपुट्स को यूज किया है। ओके, नाउ टेक्नोलॉजी इनपुट कोफिशिएंट या इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन है? सबसे पहले ये समझो, मैट्रिक्स ऑफ ऑल AIJ वैल्यूज फॉर द इकोनॉमी एट ए गिवन टाइम। टेक्नोलॉजिकल इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट या इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स आपको क्या कहता है कि जो आपका मैट्रिक्स होगा AIJ वैल्यू वो आपको गिवन होगा। पर्पस क्या होगा इसका? शो करना टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर, इनपुट डिपेंडेंस कितनी है अक्रॉस इंडस्ट्रीज एक स्पेसिफिक पीरियड में, और स्ट्रक्चर क्या कहता है इसका कि फॉर एन इंडस्ट्रीज द इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट मैट्रिक्स आपकी क्या होगी? A11 A12 n तक चलेगा, फिर 21 22, ये सारी आप बनाओगे, ठीक है। ये सारी चीजें आपको गिवन होगी। जैसे मान के चलो कि आपको क्या गिवन होगा, जैसे हमने मान लिया x1 का एग्जांपल लिया था ना, तो x1 क्या होगा? x11, फिर हम ऐड करेंगे x12, फिर हम ऐड करेंगे x13, फिर हम ऐड करते हैं x14, और फिर हम देखते हैं फाइनल डिमांड कितनी है। ऐसे ही हम x2 की देखेंगे, x21, फिर आपकी x22, फिर आपकी x23, ये इसी तरीके से चलेगा, n तक आपका जो है वो ये चलेगा। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड फर्दर, इनपुट आउटपुट एनालिसिस द ओपन मॉडल। ओपन मॉडल क्या कहता है? हाउस होल्ड सेक्टर इंक्लूजन है हाउस होल्ड सेक्टर्स का ओपन मॉडल में। इसका इसका मतलब ये है कि हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो एडिशन में है एंड इंडस्ट्रीज के जो सप्लाई करता है आपको क्या? प्राइमरी इनपुट्स जैसे लैंड है, लेबर है, टू द इंडस्ट्रीज। डिमांड करता है फाइनल कंजम्पशन गुड्स फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, की इंडस्ट्रीज से फाइनल कंजम्पशन की डिमांड करता है, ठीक है। नेचर क्या है फाइनल डिमांड का? फाइनल डिमांड आपकी एक्सोजीनियस है, मतलब डिटरमाइन होगी आउटसाइड द मॉडल। इंटरमीडिएट डिमांड प्रोपोर्शन आपकी कांस्टेंट रहेगी, मतलब आपका जो AIJ है जो हमने कैलकुलेट किया था इनपुट आउटपुट कोएफिशिएंट मैट्रिक्स XIJ अपॉन XJ, वो क्या माना जाएगा? कांस्टेंट। AIJ आपका टेक्निकल कोएफिशिएंट है, ये हमें बताइए है। ओपन मॉडल में आपकी जो नेचर ऑफ फाइनल डिमांड रहेगा वो क्या रहेगा? XIJ अपॉन XJ कांस्टेंट रहेगा। कॉलम सम रूल लगेगा, ईच कॉलम सम ऑफ AIJ किसके बराबर होगा? पार्शियल इनपुट कॉस्ट के। मतलब इसमें एक्सक्लूड है प्राइमरी इनपुट्स फ्रॉम द हाउस होल्ड से जो प्राइमरी इनपुट्स लिए वो एक्सक्लूड है। अगर आपको याद हो तो अभी हमने ओपन और क्लोज मॉडल का डिफरेंस किया है, और हमने इन दोनों डिफरेंस में क्या चीज समझी है? इन दोनों डिफरेंस में हमने यही चीज समझी है कि आपके ओपन मॉडल में जो फाइनल डिमांड है वो आउटसाइड जो है डिटरमाइन होगी, आउटसाइड आपकी डिटरमाइन होगी, ठीक है। हाउस होल्ड जो है वो आपका एक्सटर्नल सेक्टर की तरह जो है वो ट्रीट किया जाएगा। अगर एक्सटर्नल सेक्टर की तरह इस चीज को ट्रीट किया जाएगा तो इसका मतलब ये है, एक सेकेंड रुकना, यस, इसका मतलब क्या है कि आपके जो प्राइमरी इनपुट्स आपने लिए हैं हाउस होल्ड सेक्टर से उसको आप एक्सक्लूड करोगे, उसको तो इंक्लूड करना ही नहीं, आउटसाइड द मॉडल है वो तो, ठीक है। सिंस प्राइमरी इनपुट्स आर सप्लाइड बाय द हाउस होल्ड, जो आउटसाइड है इंटरमीडिएट प्रोडक्शन के, तो जो कॉलम सम होगा AIJ का वो क्या होगा? लेस देन 1। इसका मतलब क्या है? जो कॉस्ट है इंटरमीडिएट इनपुट की वो लेस देन है टोटल आउटपुट कॉस्ट से। रिमेनिंग शेयर आपका किसका है? प्राइमरी इनपुट कॉस्ट का, जो वेजेस का है, रेंट का है, प्रॉफिट का है, इन सब का है,
ठीक है, कॉलम सम रूल ये लगेगा। देखो बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन यहाँ से आता भी नहीं है, बट मैं तो बहुत ज्यादा डीप में बताने के लिए बता रही हूँ, वरना यहाँ से क्वेश्चन आते नहीं है, बस बताने के लिए बता रही हूँ मैं, कि तुम्हें कहीं ये ना लगे कि अगर एक छोटी सी चीज तुमसे पूछ ली जाए फिर गलत हो जाए, इसलिए बता रही हूँ। नहीं आया आज तक, अभी तक जो आया है वो यहाँ से आए हैं आपके आगे, मैं आपको बता देती हूँ। ये यहाँ से आया है, टेक्नोलॉजिकल कोएफिशिएंट मैट्रिक्स से आपके क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, वो भी डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछा है, इससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं है। नाउ इनपुट आउटपुट एनालिसिस द क्लोज मॉडल। क्लोज मॉडल क्या कहता है? क्लोज मॉडल में बताया है कि हाउस होल्ड सेक्टर को एज ए इंडस्ट्री ही ट्रीट किया जा रहा है। अनलाइक ओपन मॉडल, हाउस होल्ड सेक्टर इज ट्रीटेड एज एन इंडस्ट्री। ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर सप्लाई कर रहा है प्राइमरी इनपुट्स, लेबर को, लैंड को, सर्विसेज को, और कंज्यूम कर रहा है गुड्स बाकी इंडस्ट्रीज की तरह ही, एज ए इंडस्ट्री ही ट्रीट किया जाता है क्लोज मॉडल में। क्लोज का मतलब ये क्लोज है, सब कुछ यही है जो है, ठीक है। टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स साइज कैसे होगा? टेक्नोलॉजी इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स क्या होगा? n+1 into n+1, because households आर इंक्लूडेड एज एन एडिशनल इंडस्ट्री, क्योंकि हमने एडिशनल इंडस्ट्रीज की तरह ही जैसे बाकी इंडस्ट्रीज का भी हम सब कर रहे थे, इनका भी ऐसे ही करेंगे। नो एक्सोजीनियस फाइनल डिमांड, मतलब कोई फाइनल डिमांड वेक्टर नहीं होगा। देयर इज नो फाइनल डिमांड वेक्टर डिटरमाइन आउटसाइड द मॉडल, सब कुछ इनसाइड द मॉडल है। जितनी भी डिमांड है वो क्या है? एंडोजीनियस है, क्योंकि ये अराइज हो रही है विद इन द सिस्टम, क्योंकि हमने हाउस होल्ड को विद इन माना है, ठीक है। कॉलम सम रूल यहाँ पे क्या होगा? ईच कॉलम सम इज इक्वल टू 1, क्या रिप्रेजेंट करता है? द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट और 1 रुपी वर्थ ऑफ अ कमोडिटी इंक्लूडिंग बोथ इंटरमीडिएट एंड प्राइमरी इनपुट्स। इसमें इंटरमीडिएट भी इंक्लूड्स है, इसमें प्राइमरी भी इंक्लूड है। तो ईच कॉलम का जो सम है वो किसके बराबर है? 1 के बराबर, ठीक है। जबकि यहाँ पे हमने देखा है कि ईच कॉलम सम ऑफ ए आई जे वो पार्शियल इनपुट कॉस्ट को ही शो करेगा, ठीक है, वो पार्शियल इनपुट कॉस्ट को ही शो करेगा। और जो कॉलम सम होगा ए आई जे का वो क्या होगा? लेस देन 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आउटसाइड हाउस होल्ड है वो आउटसाइड द मॉडल डिटरमाइन हो रहा है, इसलिए ये लेस देन 1 है, ठीक है, ध्यान रखना ओपन में। जबकि क्लोज में क्या है? 1 के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे विद इन द मॉडल जो है वो डिटरमाइन हो रहा है। मैथमेटिकल फॉर्म यहाँ पे क्या बनेगी? मैथमेटिकल फॉर्म यहाँ पे बनेगी 1 - a x इज इक्वल टू 0, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स इनटू आउटपुट वेक्टर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में से आपकी टेक्नोलॉजी का मैट्रिक्स जो है वो माइनस होगी, इनटू आपका x, ठीक है, इनटू आपका x होगा। x मतलब आपका टोटल आउटपुट मैट्रिक्स जो है वो होगा। ओके, नाउ क्या इंप्लीकेशन है इसकी? देखो, सिंस सम ऑफ ईच कॉलम इन ए इज 1, यहाँ पे बताया है हमें हर कॉलम का सम क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो ईच कॉलम ऑफ सम मतलब आइडेंटिटी माइनस ए क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी में से माइनस करो तो वो 0 ही आएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट आया जो 1 - a का वो क्या आया? 0 आया। मतलब सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, कैन नॉट डिटरमाइन अ यूनिक आउटपुट वेक्टर विदाउट एक्स्ट्रा कंस्ट्रेंट। बिना एक्स्ट्रा कंस्ट्रेंट डाले हम कोई यूनिक जो है आउटपुट वेक्टर नहीं लगा सकते, क्योंकि क्या आया? 0। 0 मतलब सिस्टम के पास क्या है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस जो है वो दिखेंगे। अब टेक्नोलॉजिकल कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे? हमें ये पता है, हमने अभी देख भी लिया कि जो टेक्नोलॉजिकल कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है वो क्या मेजर करता है? क्वांटिटी ऑफ ith गुड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ jth गुड, ठीक है, फिजिकल यूनिट्स के टर्म में। aij किसके बराबर होगा? ये हमने देख लिया, aij जो आपका बराबर होगा वो किसके बराबर होगा? xij अपॉन xj के बराबर होगा। मतलब आउटपुट ऑफ ith इंडस्ट्री यूज बाय jth इंडस्ट्री और डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट ऑफ jth इंडस्ट्री, ठीक है। इंटरप्रिटेशन क्या है aij की? अगर वो इक्वल टू 0.2 है, इट मींस क्या है? टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट इन jth इंडस्ट्री, अगर मुझे jth इंडस्ट्री में 1 यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करना है तो 0.2 यूनिट्स ऑफ ith प्रोडक्ट इज नीडेड। मतलब मुझे ith से कितना इनपुट चाहिए? 0.2 यूनिट्स जो है वो चाहिए, अगर मेरा aij 0.2 आ रहा है। जैसे मैंने आपको अभी सॉल्व करके भी दिखाया, 500 डिवाइडेड बाय 1000 मैंने दिखाया ना, तो क्या आया? 1/2 मतलब 0.5, मतलब मुझे 0.5 चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर 0.2 आ गया तो मतलब मुझे 0.2 यूनिट्स चाहिए ith इंडस्ट्री से jth इंडस्ट्री का कुछ आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस करना है। इनपुट आउटपुट इक्वेशन आपकी कैसे बनेगी? फाइनल इनपुट आउटपुट मॉडल इन मैट्रिक्स फॉर्म आपका कैसे निकलेगा? x इज इक्वल टू ax प्लस f, ये ध्यान रखेंगे, x इज इक्वल टू ax प्लस f। और इक्विवेलेंटली फॉर ईच इंडस्ट्री, हर एक इंडस्ट्री का फिर ऐसे ही निकलेगा, हर एक इंडस्ट्री का फिर इस तरीके से ही निकलेगा। क्वेश्चन नहीं आता डायरेक्ट, बस यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इनपुट आउटपुट कोएफिशिएंट टेक्नोलॉजिकल मैट्रिक्स है ए आपका, एफ आपकी फाइनल डिमांड वेक्टर है जो एक्सोजीनियसली डिटरमाइन है, एक्स आपका टोटल आउटपुट वेक्टर है कि टोटल आउटपुट कितना है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको इनपुट कोएफिशिएंट या टेक्नोलॉजिकल मैट्रिक्स आपको गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो फिर aij अपन वो वैसे करके आप निकाल सकते हो, ठीक है।
नाउ लेबर रिक्वायरमेंट इक्वेशन, टोटल लेबर की रिक्वायरमेंट मतलब आपको LI लेबर कोफिशिएंट बाय इंडस्ट्री आई, इंडस्ट्री आई में आपको कितना लेबर कोफिशिएंट है। की पॉइंट्स क्या बने अब इसके, ए रिप्रेजेंट टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन एट ए गिवन पॉइंट, कि कितनी टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन एक गिवन पॉइंट पे है। तो इक्वेशन हमारे पास क्या हुई, x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस एफ। ये अगर हम रीअरेंज करें तो क्या करेंगे, x माइनस ए एक्स इज इक्वल टू एफ कर सकते हैं। x को हम कॉमन ले ले तो क्या करेंगे, 1 माइनस ए इज इक्वल टू एफ, ये कर सकते हैं। और ये यूज किया जाता है टू सॉल्व टोटल आउटपुट x गिवन फाइनल डिमांड गिवन हो f। तो ये फॉर्मूला जो है वो पुट कर लेना डायरेक्टली क्वेश्चन अगर आ जाए तो, वरना ये डायरेक्टली यही चीज जो है वो क्वेश्चन में पूछी जा चुकी है, ये इक्वेशन ही पूछी जा चुकी है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकल कोएफिशिएंट मैट्रिक्स या हॉकिंस साइमन कंडीशन, यहां से क्वेश्चन आया है। टेक्नोलॉजिकल मैट्रिक्स इन ओपन इनपुट आउटपुट मॉडल, इक्वेशन क्या बनती है आपकी, x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस एफ, वो जो मैंने अभी बताई। तो अगर हम एक साइड अगर x को ले आए तो 1 माइनस ए एक्स इज इक्वल टू एफ बन जाएगा। मतलब टोटल आउटपुट वेक्टर 1 माइनस टेक्नोलॉजिकल कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू फाइनल डिमांड वेक्टर। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या है इस ए की, इस ए की क्या प्रॉपर्टी है, यहां से क्वेश्चन भी आ सकता है कि इस ए की क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्या है। सबसे पहली प्रॉपर्टी नॉन नेगेटिव एलिमेंट है, हमें पता है AIJ आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। नेगेटिव इनपुट आना इम्पॉसिबल है। नेगेटिव कैसे आ सकता है, वो यूज कर रहे हैं ना उसका इनपुट, जेथ इंडस्ट्री आईएथ इंडस्ट्री के इनपुट को यूज कर रही है ना, तो वो नेगेटिव कैसे होगा। तो AIJ तो आपका पॉजिटिव होगा ही होगा। लेस देन 1, ईच AIJ आपका लेस देन 1 होगा। इफ AIJ ग्रेटर देन 1 होता है तो इसका मतलब क्या है, इंडस्ट्री यूज कर रही है मोर देन 1 यूनिट ऑफ इनपुट टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, अनवायबल हो ही नहीं सकता। कॉलम सम रूल आपका क्या लगेगा कि वो क्या रहे, आपका लेस देन 1 ही रहे, ग्रेटर देन 1 आ ही नहीं सकता। 0.2 0.3 0.4 5 ही आ सकता है, ग्रेटर देन 1 नहीं आ सकता। ठीक है, नाउ द गैप फ्रॉम 1 इज इक्वल टू प्राइमरी इनपुट शेयर, वेजेस, रेट, प्रॉफिट। जो आपका गैप आ रहा है एक से कितनी दूर है, वो गैप किसका है, वो बाकी चीजों का भी है। इनपुट ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मैंने आईएथ इंडस्ट्री से कोई इनपुट लिया जेएथ इंडस्ट्री में यूज करने के लिए 0.2 ले लिया, लेकिन बाकी जो सारी चीजें हैं वो शेयर किसका होगा, वेजेस का, प्रॉफिट का, डेप्रिसिएशन का, एक्सेट्रा। बाकी और भी तो इनपुट चाहिए ना, एक रॉ मटेरियल ही थोड़ी ना चाहिए दूसरी इंडस्ट्री से, तो वो गैप है। वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन कॉस्ट ऑफ प्राइमरी इनपुट फॉर सेक्टर जे, आपका क्या निकलेगा, वैल्यू एडिशन 1 माइनस हमने कितनी वैल्यू और ऐड करी है। सिर्फ रॉ मटेरियल में वैल्यू ऐड होती है तभी तो एक प्रोडक्ट जो है वो बनता है, वही बात है। तो आपकी जो वैल्यू एडिशन होगी जेएथ इंडस्ट्री की वो ग्रेटर देन 0 होगी, मतलब आप कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू एडिशन करोगे। 0.2 में आप पॉजिटिव वैल्यू ही ऐड करके बेचोगे। अगर नेगेटिव वैल्यू एडिशन हुआ तो इसका मतलब क्या है कि टोटल वैल्यू जो आपके इंटरमीडिएट गुड्स यूज की है वो ज्यादा है। मैंने इंटरमीडिएट गुड्स रॉ मटेरियल मैंने ज्यादा यूज कर लिया और मेरा आउटपुट नहीं, आउटपुट उससे कम निकला, उससे ज्यादा तो मैंने रॉ मटेरियल में पैसे लगा दिए, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो इंप्लाइज नेगेटिव वेजेस और लॉन्ग रन लॉसेस, जो पॉसिबल है ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है, आप हमेशा कोई भी रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर, रॉ मटेरियल से कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसमें कुछ पॉजिटिव वैल्यू ही तो ऐड करोगे, नेगेटिव में तो जा नहीं सकते। सिंपल वही बात कह रहे हैं। हॉकिंस साइमन कंडीशन क्या बताता है, वायबिलिटी की कंडीशंस जो है वो बताता है। किस लिए यूज किया जाता है, एंश्योर करने के लिए कि मॉडल आपको नॉन नेगेटिव आउटपुट ही प्रोड्यूस करके देगा। और कंडीशन क्या है, कंडीशन पहली है डेटर्मिनेंट, आपका क्या आना चाहिए, पॉजिटिविटी। तो डेटर्मिनेंट जो है आइडेंटिटी माइनस ए मस्ट भी क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब 1 माइनस A11 इंटू 1 माइनस A22 मल्टीप्लाई बाय A21 मल्टीप्लाई बाय माइनस A21 इंटू A12। ठीक है, वो आपका क्या आना चाहिए, या जो आप मल्टीप्लाई करोगे, जो आप निकालते हो डेटर्मिनेंट, वो कैसे निकलेगा, वो आपका क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, पहली कंडीशन डेटर्मिनेंट पॉजिटिव। क्वेश्चन आता है यहाँ से हॉकिंस साइमन कंडीशन, डेटर्मिनेंट पॉजिटिव। सेकंड कंडीशन क्या है, पॉजिटिव डायगोनल एलिमेंट। आपके डायगोनल एलिमेंट जो है, मतलब ये 1 माइनस A11 पॉजिटिव होना चाहिए, 1 माइनस A22 पॉजिटिव होना चाहिए, फिर आगे तक ये ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। मतलब हर एक डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, आपका पॉजिटिव होना चाहिए। पहली कंडीशन डेटर्मिनेंट पॉजिटिविटी, दूसरी कंडीशन डायगोनल एलिमेंट पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन हम क्या निकालेंगे कि कॉलम सम जो लेस देन 1 है, इसका मतलब आपका प्राइमरी इनपुट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू एडिशन होगी, सेक्टर आपका वाइबल है लॉन्ग रन में। अगर हॉकिंस साइमन कंडीशन सेटिस्फाई है, इसका मतलब ये इंश्योर करता है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है।
पॉजिटिव आपका फाइनल आउटपुट है। अगर हॉकिंस-साइमन कंडीशन फेल हो जाती है, इसका मतलब क्या है, सम इंडस्ट्रीज रिक्वायर मोर देन 1 यूनिट ऑफ इनपुट पर यूनिट ऑफ आउटपुट मेकिंग द सिस्टम अनरियलिस्टिक। अगर हॉकिंस-साइमन कंडीशन आपकी फेल हो जाए, इसका मतलब तो ये है ना कि उन इंडस्ट्रीज को एक से भी ज्यादा यूनिट का इनपुट चाहिए अपने आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, जो बिल्कुल ही क्या है, अनरियलिस्टिक सी बात है। तो आई होप आपको ये इनपुट आउटपुट मॉडल अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट है नहीं। ठीक है, लास्ट में मैं बता देती हूँ कि मैंने टेलीग्राम पे एक लिंक शेयर किया है पेड के लिए, जिसको अगर ये नोट्स चाहिए वो नोट्स उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। फिर मैं आपको वहां पे जितनी भी क्लासेस में आपके जितनी भी मैं आपकी फाइल यूज कर रही हूँ, जो भी फाइल यूज कर रही हूँ, वो सारी की सारी उस पेड आपके ग्रुप में जो है वो शेयर कर दूंगी। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय। और अब ये मत मैसेजेस करने लग जाना, मैम आपने पेड कर दिया, पेड कर दिया। नोट्स मुझे पेड इसलिए करने पड़ रहे हैं क्योंकि कोई वैल्यू नहीं रखता है। आज भी मैं, अगर आप चाहो ना तो यहाँ से भी फ्री में पढ़ सकते हो, फ्री में नोट्स बना सकते हो, कोई मना ही नहीं है। मैं क्लास नहीं ले रही हूँ पैसे लगा के, हालांकि मुझे उसके लिए भी मैसेज आ रहे हैं कि आप पैसे लेके क्लास ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट देखो, मेरा काम आपको पढ़ाना है, सब कुछ यूट्यूब पे एक बार के लिए सारी चीजें फ्री होंगी। उसके बाद जिसको पेड खरीदना है खरीद लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।